ये हमेशा याद रहेगा कि आप आओगे एकदम कबाड़ से जुगाड़ बनाते हैं। देखो जी, कबाड़ से जुगाड़ ये ट्री गार्ड बनाया है, ये लोगों के लिए, पक्षियों के लिए घोंसले बनाते हैं, गाय के लिए टीन बनाते हैं। हाँ जी, पानी दे अंदर ही उसमें पानी भी देंगे, गमला भी लगाएंगे, इनके पट्टिका भी लगाएंगे, फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो लो, हाथ लगा लो, ध्यान दिया, आ जाओ, आ जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 वंदे। लो दे दो। सैनिक कल्याण परिषद ये भी आ जाएगा। माननीय मुख्य वक्ता सांसद राज्यसभा सुंदर जांगड़ा जी का स्वागत किया, मोमेंट को देकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने जैसा अपने वक्तव्य में कहा है कि आदमी किन परिस्थितियों में पैदा होता है ये उसके बस की बात नहीं है, लेकिन जीवन में अपने संघर्ष से कैसी परिस्थितियां निर्मित कर सकता है ये अपने बस की बात है। लेकिन भारत के रक्षा क्षेत्र में जितना भी वायुमंडल के अंदर हमारा रक्षा का सिस्टम था, उसने एक एक हथियार को इंटरसेप्ट करके उनके ड्रोनों को, उनकी मिसाइलों को वहीं पर आसमान में नष्ट कर दिया। एक पैसे का नुकसान हिंदुस्तान की धरती के ऊपर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो सकती। इसलिए ये सारा इतिहास बताया जाता है कि हम लोग अपने इतिहास के प्रति स्वाभिमान का भाव जगाएं। अब आप दिल्ली के अंदर जाइए, पार्लियामेंट के पास आप जाते हैं, देखते होंगे एक गुरुद्वारा रकाबगंज है, बहुत बड़ा। वो लखी साहब बंजारा की हवेली होती थी। अगर बंजारा शब्द से कोई ये कह दे कि वो गरीब परिवार से था, नहीं, बंजारा जाति जरूर थी। अपने ट्रांसपोर्टर थे उस समय, बैलों के जरिए, छकड़ों के जरिए ट्रांसपोर्ट होता था। यही एक आवागमन का और व्यापार का और ढुलाई का साधन था। मशीनरी नहीं थी, हजारों की संख्या में उनके पास छकड़े थे। जब गुरुद्वारा शीशगंज के स्थान के ऊपर चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर से मुगलई मुल्लाओं की शास्त्रार्थ के अंदर चर्चाएं हो रही थी और वो किसी भी रूप में गुरु तेग बहादुर को नहीं हरा सके, तो उन्होंने धक्के से उनके शीश उड़ाने की धमकी दी और धर्म को बदलने की उनके ऊपर जोर जबरदस्ती से कोशिश की। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश के हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने, साध्वी बने, सीता बने, राधा बने। अगर वो शौर्य के मार्ग पर चले तो अहिल्याबाई बने, वो झांसी की वीर रानी बने, लेकिन हाथ जोड़ के याचना ना करें। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हिंदुस्तान हर एक आतंकवादी घटना को युद्ध के रूप में लेगा और आतंकवादियों और उनके पोषण करने वालों को, उनके संरक्षण देने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। जो पाकिस्तान की कमर तोड़ी वो पूरी दुनिया के सामने। इसलिए इतिहास ये पढ़ाया जाता है। तो मैं, जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा,
जो लड़ नहीं सकेगा वो शिवा प्रताप, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों लिखेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाता, कायरता बताई गई, वीरों की गाथाएं। एक बहुत बड़ी योजना सेना के अंदर वीरों के रूप में उनको वीरता, और उसके विरोध में हमारे ही नौजवानों ने कितनी ट्रेनें फूंक दी। शिक्षा के अंदर कोई न कोई कमी थी, उनकी शिक्षा के अंदर राष्ट्रीयता का भाव नहीं था। अगर राष्ट्रीयता का भाव होता तो फिर वो अपने देश की संपत्ति को सवाल नहीं करते। और आज पुलवामा हमले के बाद पूरा देश महसूस कर रहा है कि जो देश के युवकों को जो ट्रेनिंग नरेंद्र भाई मोदी जी देना चाहते हैं, अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते। जिसके हाथ में जो कुछ भी आता, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी, और वो चारों तरफ से लेके उनकी तरफ दौड़ते, तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर देंगे? कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, देश को आजादी दे दी, फिर खड़क बिन ढाल। फिर खड़क बिन ढाल कभी आजादी मिलती है क्या? अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर अंग्रेज कंफर्म हो जाते कि वो मारे गए और उनको 16,000 आजाद हिंद सैनिकों का डरना होता, तो अंग्रेज कभी भारत को छोड़ के नहीं जाते। इतिहास का सच्चाई है। उन्होंने तो 28 जून 1948 का समय तय किया था, लेकिन जब लगा कि जो आजाद हिंद के सैनिक हैं वो हिंदुस्तान में आएंगे, जो कभी जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर, जो जापान के अंदर जो गिरफ्तार हुए, और वो आएंगे और एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए 15 अगस्त 1947 को छोड़ के चले गए। बिन खड़क बिन ढाल कोई नहीं छोड़ता। इस इतिहास को पढ़ाया नहीं गया। महात्मा गांधी के योगदान को कम नहीं आंकते। उन्होंने भारत की जनता को जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भारत में भाईचारा बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भारत के गरीब से गरीब आदमी को इज्जत की जिंदगी दिलवाने के अंदर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम उनके योगदान को कोई कम नहीं आंकते। लेकिन अगर देश के युवकों को यह पढ़ा दिया जाए कि अगर तुम्हारी गाल के ऊपर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल भी कर देना, दूसरा भी खा लेना, फिर कौन छोड़ देगा? तो क्या पहलगांव में छोड़ दिया किसी ने? इसीलिए कहा मोदी जी ने कि जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन लोगों को ही मिटा दिया है। यही एक तरीका, बहन प्रीत कभी होती ही नहीं। और यही इतिहास इसलिए अहिल्या भाई का पढ़ाया जाता है, गोविंद को पढ़ाया जाता है, इसलिए तेग बहादुर को पढ़ाया जाता है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाया जाता है। और बाबा साहब ने कहा था कि जो आदमी जितनी ऊंचाई के ऊपर बैठा है उतनी दूर तक देख सकता है, लेकिन हमें इतिहास के रूप में कुएं के मंडूक बना के रखा गया, कुएं का मेंढक बना के रखा गया। कुएं का मेंढक कुएं के बाहर की दुनिया को जानता ही नहीं। एक भारत का मेंढक बाढ़ के अंदर कुएं के अंदर गिर गया, तो कुएं का मेंढक कहने लगे तू कहां से आया? कि मैं तो समुद्र से आया। उन्होंने कहा समुद्र कितना बड़ा है? कि बहुत बड़ा है। तो कुएं के मेंढक ने छलांग लगाई कि इतना बड़ा है? नहीं, इससे भी बड़ा है। फिर उसने छलांग लगाई तो कुएं के गली के दीवार की टकरा गया। बोला इतना बड़ा है? नहीं, इससे भी बड़ा है। तो कुएं के मेंढक कहने लगे नहीं, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसको पता ही कुएं की परिधि का। सार में तो नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र में सार में तो कुछ नहीं, कुरुक्षेत्र में देखिए मैं पार्षदों ने नहीं किया है, वो कुछ पार्षद प्रतिनिधि वहाँ पर गए थे। और मेरा भी इस रूप में स्पष्ट मानना है
कि पार्षद होता है, सरपंच होता है, उसको खुद ही वहाँ पर मीटिंग में जाना चाहिए, चाहे वो सरपंच है, चाहे पार्षद है, चाहे वो नगर पालिका का मेंबर है, चाहे कोई भी है। प्रतिनिधि अगर जाता है तो ये प्रथा थोड़ी सी गलत है। और अगर उसने अशोक अरोड़ा जी ने ये सवाल उठा दिया भाई पार्षद को खुद आना चाहिए, प्रतिनिधि को नहीं बैठना चाहिए, तो उसमें कोई अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बेशक अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस के हो, लेकिन सम्मानीय हमारे विधायक हैं, वो भी हम उनका सम्मान करते हैं और किसी भी पार्षद प्रतिनिधि को किसी भी विधायक के प्रति असम्मानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ये उसकी बौखलाहट थी। देखिए 1 बजे का मीटिंग का समय था और मैं ठीक टाइम के ऊपर मीटिंग में चला गया, 1 मिनट पहले चला गया, मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। तो मुझे सीओ जिला परिषद रिसीव करके अपने कमरे में ले गया, सर मीटिंग शुरू नहीं हुई। जैसे ही डिप्टी कमिश्नर को पता चला कि सांसद आए हैं, मेरे बारे में पता चला, वो मुझे विश करने के लिए कमरे में आया, मेरे पास बैठे, चाय पी हमने, 15 मिनट हमने वेट की। फिर मैंने कहा कि भाई दीपेंद्र जी का पता करो कहाँ पर है, वो आए नहीं, 1 बजे मीटिंग का समय था। तो पता चला कि वो घर से चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई चलो इतने बैठते हैं, आ जाएंगे। अब डीसी नेचुरली, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट हुआ पर हाउस का हूँ, तो नेचुरली मेरे साथ अंदर चले गए डीसी, और बाकी के अधिकारी उसको रिसीव करने के लिए खड़े हो गए। तो इनको नहीं इतना बौखलाना चाहिए था कि डीसी मेरे प्रोटोकॉल के मुताबिक मुझे रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आया, मैं चेयरमैन हूँ, मैं मीटिंग के पीछे बाहर निकाल दूंगा, ये बौखलाहट है। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट हूँ, उनको समय पर आना चाहिए था। समय पर आते तो डीसी भी वहीं पर खड़ा था, सीओ भी वहीं पर खड़ा था, एडीसी भी वहीं खड़ा था। मैं समय पर आया तो मुझे लेके आगे, वो उनको समय पर आना चाहिए था। लेकिन ये जो है ना बौखलाहट में ऐसी बातें किसी अधिकारी के प्रति नहीं करनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को आरक्षण हो जाता है, उसके जो अभी फिलहाल कोर्ट ने स्टे दिया है, तो उनकी जॉब जाएगी नहीं जाएगी, सरकार का देखो बात ये है इसके ऊपर, जैसा आज सरकार ने, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि चाहे हम किसी भी रूप में उनको रखेंगे और उनके रोज़गार को समाप्त नहीं होने देंगे, चाहे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस में किसी भी तरह की जो भी हमारे हुए हैं। आज अखबार में मैंने बयान पढ़ा है मुख्यमंत्री जी का कि उनके रोज़गार को हम नहीं जाने देंगे, किसी न किसी तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। देखो किस किस के आपने देख लियो।